प्रेज द लॉर्ड। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय को लेकर हम आपके साथ आए हैं और ये विषय है इजराइल का। आपके अंदर भी कभी ये दुविधा आई होगी कि क्या आपको इजराइल को सपोर्ट करना चाहिए। जो चीजें इजराइल आज गाजा में, राफा में, हर जगह कर रहा है, तो आपको लगता होगा कि शायद इजराइल को हमें सपोर्ट नहीं करना चाहिए। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। और मेरे प्रियो, मेरे अंदर ये ख्याल आया कि मैं इस विषय पर आपसे बात करूं। उसका रीजन है कि लगभग 3-4 महीने पहले एक मसीही जवान मेरे पास आया और उसने मुझसे सवाल किया कि भैया, मैं आपका स्टैंड इजराइल को लेकर जानता हूं, लेकिन जो चीजें इजराइल कर रहा है, क्या आपको लगता है कि एक मसीही को उसका सपोर्ट करना चाहिए? और मैंने उस भाई को बहुत अच्छे से उत्तर दिया, लेकिन मुझे इस बात का अंदाजा लगा कि ये जो सवाल पूछा जा रहा है ये बहुत वाजिब सवाल है और ऐसे बहुत सी कलीसियाएं हैं जहां पर ये लोग इन बातों के विषय में चर्चा कर रहे होंगे कि हमें इजराइल को सपोर्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उससे पहले कि हम इजराइल के विषय में बात करें, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। 7 अक्टूबर 2023 यानी कि जिस दिन इजराइल पे हमास ने अटैक किया, दोस्तों 1934 से लेकर 1945 के बीच में हॉलोकॉस्ट हुआ, यानी कि जूइश नरसंहार, और उसमें लगभग 6 मिलियन जूस मारे गए। उसके बाद से अब तक ये सबसे बड़ा दूसरा नरसंहार था जहां पर 1200 लोगों की जान गई, और न सिर्फ 1200 लोगों की जान गई बल्कि 250 लोगों को बंदी बनाया गया। अब आप एक सवाल अपने आप से पूछिए, जब 7 अक्टूबर को हमास इजराइल पर अटैक कर रहा था, क्या हमास को नहीं पता था कि उसके बाद इजराइल का रिएक्शन क्या होगा? जी, उसको बिल्कुल पता था, और वो चाहता भी था कि ये वॉर शुरू हो, वो चाहता भी था कि इजराइल अटैक करे। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, इजराइल में आज कोई घर बन नहीं सकता जब तक उसके अंदर एक बंकर ना हो। उस घर का नक्शा ही नहीं पास हो सकता जब तक उस घर में एक बंकर ना बनाया जाए, क्योंकि इजराइल हमेशा अपने सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करने की बात करता है। और आज गाजा में देख लीजिए कि जो वहाँ पर अंडरग्राउंड बनी है वो अंडरग्राउंड टनल्स हैं। तो एक सवाल आता है कि अंडरग्राउंड टनल्स बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन अंडरग्राउंड बंकर्स बनाने के लिए, अपने सिविलियंस को बचाने के लिए क्या पैसा नहीं है? ईरान और बाकी जो कंट्रीज हैं जो टेररिज्म सपोर्ट करती हैं दोस्तों, वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में पैसा वेस्ट नहीं करती, लेकिन टेरर टनल्स बनाने में पैसा वेस्ट जरूर करती है। क्या होगा कि अगर हम इस बात पर चर्चा करें कि जो इजराइल है वहाँ पर कितने अरब रहते हैं। अगर आप उठा के रिकॉर्ड्स देखें तो लगभग आज की तारीख में भी 20 मिलियन से ज़्यादा अरब्स वहाँ पर रहते हैं, और ये वो अरब्स हैं जिनकी अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी भी है जिसका नाम है आरएम राम, और ये इजराइल की हाईएस्ट अथॉरिटी यानी कि सुप्रीम कोर्ट तक भी इनके रिप्रेजेंटेशन हम पाते हैं वहाँ पर। लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं कि क्या आपको पता है कि पैलेस्टाइन में या गाजा में कितने जूस हैं, तो नंबर इज 0 जूस पाए जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसी कुछ बातें हैं जो आज हम इन पे चर्चा करेंगे, और हम लॉजिकली ये डिसाइड करने की कोशिश करेंगे क्या एक मसीह को इजराइल को सपोर्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जो भी मेरे इस लेक्चर को सुन रहा है वो एक मसीह हो सकता है, वो एक गैर मसीह हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप थोड़े दिनों के लिए, थोड़े समय के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने दिमाग को थोड़ा सा खोलें और थोड़े कुछ नए विचार समझने की कोशिश करें, और उसके बाद एनालाइज करें कि क्या हमें इजराइल को सपोर्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं वर्ड पैलेस्टाइन पे। दोस्तों, जब बात पैलेस्टाइन की आती है तो अक्सर जो कॉमन सेकुलर मीडिया ने एक टर्म बना दिया है, एक विचार बना दिया है कि पहले कोई लैंड हुआ करता था, एक देश हुआ करता था पैलेस्टाइन, और 19th सेंचुरी के बाद से यहूदियों ने आना शुरू किया और उस लैंड पे कब्जा कर लिया। सबसे पहले जाते हैं और इस बात का एनालाइज करते हैं कि ये वर्ड पैलेस्टाइन कहां से आया। दोस्तों, जो वर्ड इंग्लिश वर्ड पैलेस्टाइन है, आपको जान के ताज्जुब होगा, ना तो ये कोई हिब्रू वर्ड से आया है, ना तो ये अरबिक वर्ड से आया है, और ना तो कोई ग्रीक वर्ड से आया है। तो ये आया कहाँ से और सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से हुई? हम देखते हैं 135 AD के आसपास रोमन साम्राज्य जो है वो यहूदियों पे राज कर रहा था, और उस टाइम पे एक रिवोल्ट हुआ जिसको कहते हैं बार कोखबा रिवोल्ट, यानी 135 AD के आसपास ये रिवोल्ट हुआ। 70 AD के बाद से जब यरूशलेम का जो नगर है वो तहस नहस किया गया, टेम्पल जो है वो तोड़ा गया, उसके बाद से यहूदियों ने सीरीज ऑफ रिवोल्ट्स किए, सीरीज ऑफ विद्रोह किए, और उसको रोकने के लिए रोमन साम्राज्य ने बहुत कुछ किया। फाइनली, क्योंकि यहूदियों की विचारधारा ये थी कि मसीहा का आना होगा और वो अपने मसीहा का वेट कर रहे थे, और उनकी एक एक्सपेक्टेशन थी कि जब मसीहा आएगा तो ही इज गोइंग टू बी अ मिलिटेंट मसाया, यानी कि मशियक बिन दाऊद, यानी कि दाऊद की तरह होगा जो उनको उनके चारों ओर के शत्रुओं से जो है वो आराम दिलाएगा। तो इसीलिए जो है वो बार बार रिवोल्ट्स कर रहे थे, और उन्हें लगता था कि जैसे मैकाबियन रिवोल्ट में 166 BC में हम लोगों ने जो है वो इस नगर को जीत लिया था, इजराइल को जीत लिया था हमने, बस वैसे ही हम वापस जो है वो जीत लेंगे। तो दोस्तों, होता है कि बार कोखबा नाम का एक व्यक्ति होता है जिसे ज्यूश रब्बी अपना मसाया
के रूप में घोषित करते हैं और मानने लगते हैं, उनकी लीडरशिप में जो है वो एक बड़ा रिवोल्ट होता है और उनको आशा थी कि इस बार भी जो है हम अपने शत्रुओं से है वो विजय पा लेंगे। लेकिन होता बिल्कुल उल्टा है, क्योंकि 135 AD में एम्परर होते हैं, रोमन एम्परर जिनका नाम होता है हेड्रियन, वो इस रिवोल्ट को कुचल के रख देते हैं। और जब वो कुचल के रखते हैं तो दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें वो करते हैं। सबसे पहले इस जगह का नाम उस टाइम पे जूडिया हुआ करता था दोस्तों, इस जूडिया का नाम बदलकर वो रखते हैं सीरिया पैलेस्टीना। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि उनकी मंशा थी कि इस जगह का नाम इजराइल के शत्रुओं के नाम पर रखा जाए ताकि इजराइल को नीचा दिखाया जा सके। दूसरी चीज़, ये जो यरूशलेम था इसका नाम बदलकर एलिया कैपिटोलिना यानी कि एक जूइश गॉड के विपरीत एक रोमन गॉड हुआ करता था जुपिटर, उसके नाम पे रखा गया। और ये जो नाम था बेसिकली, अगर हम बात करें पैलेस्टीना की, तो इजराइल के से रिलेशन में अगर हम देखें जेनेसिस 21 में पहली बार ये वर्ड आता है फिलिस्ती, और ये वो फिलिस्ती थे जो बाद में आगे चल के फिलिस्तीन्स यानी कि जो फिलिस्तीनी के नाम से, यानी कि जिनसे दाऊद भी लड़ा, गोलियत, वो भी एक फिलिस्ती था, वहाँ से निकल के आया। तो मतलब साफ था कि एम्परर हेड्रियन जो है वो इजराइलियों को नीचा दिखाने के लिए, यहूदियों को नीचा दिखाने के लिए इस नाम को इस्तेमाल करना चाहता था। और उस टाइम पे बेसिकली ये लैंड हालांकि कई प्रोविंसेस में डिवाइड था, जैसे जूडिया है, सामरिया है, गलीली है, डेकापोलिस, लेकिन मेनली जो है वो जूडिया के नाम से दोस्तों जाना जाता था। तो एम्परर हेड्रियन जो है वो बेइज्जती के तौर पे इस जगह का नाम बदलकर लैटिन, क्योंकि उस समय की जो रोमन भाषा थी वो लैटिन हुआ करती थी, तो यहाँ का नाम यहूदियों को नीचा दिखाने के लिए सीरिया पैलेस्टीना करता है। खैर उसके बाद से दोस्तों यहूदी जो है वो पूरी, क्योंकि जो वेस्टर्न रोमन एम्पायर है वहाँ से जो यरूशलेम से यहूदियों को निकाल दिया जाता है, तो उसके बाद जो रोमन एम्पायर था वो दो भागों में डिवाइड था, वेस्टर्न रोमन एम्पायर और ईस्टर्न रोमन एम्पायर। तो यहूदियों को जो है यरूशलेम से बुरी तरीके से वहाँ से निकाल दिया जाता है और उसके बाद से जो यहूदी हैं वो तमाम वेस्टर्न रोमन एम्पायर और ईस्टर्न रोमन एम्पायर में जो है वो तितर बितर के जाना शुरू कर देते हैं। अब दोस्तों बात यह आती है कि 2000 सालों में कभी भी ऐसा नहीं रहा कि जूइश प्रेजेंस जो है वो इजराइल में नहीं रही है, कुछ ना कुछ जूइश प्रेजेंस 2000 सालों में हमेशा रही है। लेकिन अगर हम 135 AD के बाद देखें तो उस टाइम पे जो ईस्टर्न रोमन एम्पायर था उसमें बेसिकली पर्सिया यानी वो आज का मॉडर्न डे ईरान और इराक जो उस समय का बेबीलोन था वो आते थे। तो यहाँ पर जो जूस जाके रहने लगे बेसिकली ये आगे चलकर जो है मिजराही जूस के नाम से जाने गए। और अक्सर जब ये अब्बासिड्स आए और ऑटोमन से पहले अब्बासिड्स का राज हुआ करता था तो इन्हें सेकंड क्लास सिटीजनशिप जो है दिम्मीज लॉ इनको फेस करने पड़ते थे, यानी इनको टैक्स देना पड़ता था और अक्सर इनको पीले कपड़े यानी पीला बैज लगाना पड़ता था ये दिखाने के लिए कि एक यहूदी है। तो अक्सर इन्हें ह्यूमिलिएट किया जाता था दोस्तों। जो इस कौम ने जो सहा है वो इतना बहुत ज्यादा, मैं ये कहूँगा नरसंहार तो नहीं सहा बाकी यहूदियों के अपेक्षा, लेकिन कहीं ना कहीं बेइज्जती और जिल्लत भरी जिंदगी इन जूस को भी सहनी पड़ी है। तो जो जूस जो है वो वेस्टर्न रोमन एम्पायर में गए, उस टाइम पे रोम था, इटली था, वहां पर गए तो वहां पर रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन होता यह कि 472 AD के आसपास जो है वेस्टर्न रोमन एम्पायर का पतन होता है, तो ये जूस फर्दर जो है वो माइग्रेट करना शुरू कर देते हैं और यहाँ से जूस निकलकर कुछ जूस जो है वो सेंट्रल यूरोप या नॉर्दर्न यूरोप में जाके रहते हैं और उन जूस को दोस्तों एश्केनाजी जूस कहा जाता है। और इनकी जो भाषा थी वो यिडिश भाषा थी और सबसे ज्यादा अगर किसी ने परसिक्यूशन सहा है दोस्तों तो इन्हीं एश्केनाजी ज्यूज ने सहा है। और जो ज्यूज जो है वो निकलकर आइबेरियन पेनिनसुला यानी कि स्पेन और पुर्तगाल में चले गए, उनको सेफार्डिक ज्यूज बोला गया। सेफार्डिक ज्यूज वो ज्यूज थे जिनके अंडर में बहुत से बेहतरीन फिलोसफर्स आए, थिंकर्स आए, साइंटिस्ट आए, जूइश रब्बीज जो है एक से एक आए जिन्होंने अच्छी कॉमेंट्रीज करी, यहाँ से निकल के आए। लेकिन जो सबसे ज्यादा जिल्लत, सबसे ज्यादा नरसंहार अगर किसी यहूदी कौम ने सहा है तो वो एश्केनाजी ज्यूज ने सहा है। दोस्तों फर्स्ट और सेकंड सेंचुरी की बात से हम देखते हैं कि जो चर्च था वहां पर एक कहावत चलने लगी थी यहूदियों के लिए, मर्डरर्स ऑफ द लॉर्ड, यानी कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के हत्यारे। और जो लोग थे वो इनको इसी निगाह से देखा करते थे कि इन्होंने यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया। लेकिन अगर आप इवैल्यूएट करें तो ये मेरे और आपके गुनाह थे जिनके कारण यीशु मसीह सूली पर चढ़ा है, ना सिर्फ यहूदी, लेकिन इनको उसी टर्म से देखा जाता था दोस्तों। और यहाँ पर हम देखते हैं कि क्रूसेड्स जब हुए 10वीं शताब्दी के बाद से दोस्तों बहुत प्रोग्राम्स वगैरह होते थे जहाँ पर यहूदियों का नरसंहार होता था। अगर कोई बच्चा गायब होता था तो ये माना जाता था कि यहूदियों ने किया है। इन्हें कैनिबलिस्टिक लेबल्स दिए गए कि ये
मांस खाते हैं, ये तंत्र मंत्र करते हैं, और दोस्तों इस नाम से इनको जाना जाता था। और 10th सेंचुरी के बाद से जब क्रूसेडर्स शुरू हुए तो क्रूसेड्स का पहला मकसद ये था कि होली लैंड यानी यरूशलेम को आज़ाद कराना है। लेकिन दोस्तों मुझे ये जानकर बहुत दुख हुआ जब मैं स्टडी कर रहा था बहुत साल पहले कि क्रूसेडर्स ने यूरोप में रह रहे ज्यूज के ऊपर भी अत्याचार किया, उनको मारा और उनके साथ बहुत बहुत गलत व्यवहार किया दोस्तों। और इसी वजह से आगे चल के ज्यूज जो है 2000 साल तक जो है वो इधर से उधर माइग्रेट होते रहे, क्योंकि इतिहास में कभी भी इनके साथ न्याय नहीं हुआ दोस्तों। उसके बाद हम देखते हैं 1347 के आसपास यूरोप में एक ब्लैक प्लेग नाम की बीमारी फैली दोस्तों, और ये इतनी बुरी थी कि कॉन्टिनेंट से कॉन्टिनेंट जो लोग हैं वो मरने लगे। लेकिन देखा गया कि ज्यूज जो है वो गेटोज में रहा करते थे उस टाइम पे। गेटोज मतलब होता है कि अलग कम्युनिटी, एक अलग जगह, एक अलग कॉलोनीज इनको दी जाती थी, क्योंकि इनको बहुत तुच्छता और हीनता की दृष्टि से देखा जाता था। तो जहां पर यहूदी गेटोज में रहा करते थे वहां पर ब्लैक प्लेग का असर जो है वो ना के बराबर था। तो लोगों ने एक अफवाह उड़ा दी कि ये जो ब्लैक प्लेग है ये यहूदियों के द्वारा फैलाई गई है, इनके द्वारा ये रचा गया है। और किसी ने ये अफवाह उड़ा दी कि यहूदियों ने जो है वो जहर मिलाया है कुओं में और इनकी पॉपुलेशन तो बच गई लेकिन हमारी पॉपुलेशन जो है वो बर्बाद हो गई। तो वहां पर भी इनको दोस्तों बहुत सताव का सामना करना पड़ा, नरसंहार करना पड़ा। तो हम देखते हैं कि इतिहास में इनके साथ कभी भी अच्छा नहीं हुआ, बहुत सी चीजें इनको फेस करनी पड़ी इतिहास में जो आज तक हमको देखने को मिलता है। दूसरी चीज, इंग्लैंड में मुझे याद है कि एक बार एक विलियम नाम का एक लड़का था, मिडीवल इंग्लैंड में हम देखते हैं, सुबह जब वो गायब हुआ और अगले दिन उसकी लाश मिली तो किसी ने ये अफवाह उड़ा दी कि ये यहूदियों का किया हुआ है और यहूदियों को वहां से एक्सपल्शन करना पड़ा, वहां से निकालना शुरू हो गया। स्पेन में हम देखते हैं 1492-1494 के आसपास क्वीन इजाबेला और किंग फर्डिनेंड ने ये फतवा जारी किया, या तो कैथोलिक क्रिश्चियनिटी अपनाओ या फिर जो है स्पेन छोड़कर जाओ। तो दोस्तों हम ये देखते हैं कि कभी भी यहूदियों के साथ 2000 साल तक न्याय नहीं हुआ, इन्हें बहुत यातनाएं सहनी पड़ी जितनी शायद किसी और कौम ने नहीं सही। और ये डायरेक्ट जो चीजें हुई हैं यहूदियों के साथ में सिर्फ एक वजह से हुई है, क्योंकि यहूदियों ने लूका 21 में प्रभु यीशु मसीह को, जब प्रभु यीशु मसीह गधे पे सवार होकर यरूशलेम में एंटर होता है और ही वाज एक्सपेक्टिंग कि यहूदी उसे राजा के रूप में स्वीकार करे, वो करते नहीं है। तो प्रभु यीशु मसीह जजमेंट ऐलान करते हैं कि क्योंकि तुमने अपने अनुग्रह के समय को नहीं पहचाना, इसलिए वो दिन आएंगे जब तुम्हारे शत्रु तुम्हें चारों ओर से घेर के तुम्हें निस्त नाबूद करेंगे। और 70 AD से होना वो शुरू हो जाता है और लगभग 2000 साल तक होता रहता है दोस्तों। उसके बाद क्या होता है कि 18th सेंचुरी के आसपास यानी कि 1517 से लेकर 1917 तक जो है वो ऑटोमन्स का राज होता है, जो इस लैंड को सीरिया पैलेस्टीना के नाम से जाना जाता है दोस्तों। अब दोस्तों होता यह है कि 18th सेंचुरी के आसपास जो है वो ब्रिटेन वर्ल्ड पावर होता है और ऑटोमन हुकूमत को यानी तुर्की हुकूमत को समझ में आ जाता है कि अगर हमें अपने आप को सर्वाइव करना है, अगर हमें यहाँ पर बने रहना है तो हमें ब्रिटिशर्स के साथ में हाथ मिलाना पड़ेगा। तो काफी ट्रीटीज होती हैं, एक दूसरे के प्रति टॉलरेंट होते हैं, ऑटोमन वाले जो है वो ब्रिटिशर्स के साथ में टॉलरेंट होना शुरू करते हैं। उसी का नतीजा होता है कि ब्रिटिशर्स जो है वो उस टाइम का जो सो कॉल्ड पैलेस्टाइन हुआ करता था, नथिंग लाइक टुडेज पैलेस्टाइन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ कंट्री, उस टाइम का जो लैंड हुआ करता था वहां पर अपनी कॉन्सुलेट और जो है खोलना शुरू कर देते हैं, सर्वे करना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों यहीं से बात शुरू होती है। 18th सेंचुरी के आसपास इस जो लैंड द सो कॉल्ड लैंड सीरिया पैलेस्टीना, उस टाइम पे इसकी टोटल पॉपुलेशन 2 लाख के आसपास होती थी और इस 2000 सालों में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि जूश लोग यहां पर नहीं पाए जाते थे। इस हाल में भी जब ये लैंड पूरी मलेरिया से भरी हुई थी, ये दलदली जमीन थी, ये बुरी तरीके से एकदम रेतीली और बर्बाद जमीन थी, ऐसी हालात में भी 2 लाख लोग यहां पर रहते थे, उसमें से 25,000 तो जूस रहा करते थे दोस्तों। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये ऑन रिकॉर्ड चीजें मेंशन्ड है, आप चाहें तो देख सकते हैं। जब एक ब्रिटिश अधिकारी यहां पर आए 1840 के आसपास, तो उन्होंने एक लैंड सर्वे कंडक्ट किया और उसमें उन्होंने यरूशलेम की गिनती जो करवाई तो पता चला कि 15,000 उस समय पॉपुलेशन थी 1840 से 1860 के बीच में, और उस 15,000 में 8,000 तो सिर्फ जूस थे और बाकी के रिमेनिंग 7,000 जो थे वो अरब्स थे यानी कि मुस्लिम्स और बाकी क्रिश्चियंस थे दोस्तों। तो ऐसा कभी नहीं है जो ये एक झूठ फैलाया जाता है कि यहूदी जो थे पहले थे ही नहीं और फिर अचानक से आए और इस तरह यहाँ कोई देश होता था, यहाँ पर कोई लोग होते थे जहाँ पर फिलिस्तीनी अपने आप को खिलाते थे और आकर उन्होंने कब्जा कर लिया दोस्तों। तो देयर वाज नथिंग लाइक दिस दोस्तों। उसके बाद शुरू होता है लैंड रिफॉर्म्स का सिलसिला। 1860 यानी 1867 के आसपास से ऑटोमन हुकूमत ने अपने लैंड रिफॉर्म्स लाना शुरू किए क्योंकि वो चाहते थे कि वो सर्वाइव करें। तो उन्होंने अपने लैंड को बेचना शुरू किया और दोस्तों यही लैंड जो है आगे चल के यहूदियों ने खरीदे। यानी हम ये देखते हैं कि जब लैंड रिफॉर्म्स हुए उसके बाद जो है ऑटोमन हुकूमत ने अलाउ किया
कि लोग यहाँ पर लैंड्स खरीदना शुरू करें, और इसीलिए यहूदियों ने एक ज्यूइश मॉनेटरी फंड ऑल ओवर द वर्ल्ड में स्थापित किया, क्योंकि वो चाहते थे कि वो अपनी जिस जगह से निकाले गए वहां पर वापस आए दोस्तों। तो उसके लिए उन्होंने एक ज्यूइश मॉनेटरी फंड की स्थापना करी, और पूरे वर्ल्ड में जितने भी ज्यूइश लोग जहां जहां रहते थे वहां पर उन्होंने चंदा इकट्ठा करने की कोशिश करी, ताकि हम जो है वापस अपने होमलैंड में जा सके। जहां पर भी ये लोग 2000 साल में रहते थे, हर साल एक ही गाना गाते थे कि नेक्स्ट ईयर इन जेरूशलम, नेक्स्ट ईयर इन जेरूशलम, यानी अगला साल जो है हम वो जेरूशलम में सेलिब्रेट करेंगे, अगला साल हम जेरूशलम में सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन दोस्तों होता यह है कि 1867 के बाद से जब लैंड यहाँ पर ये लोग खरीदना शुरू करते हैं, तो जो लोग यहाँ, ये जो लैंड है वो सीरिया के अंडर में आता था। ऑटोमन जो वहां पर बैठे थे, सीरिया पैलेस्टीना के नाम से इसलिए जाना जाता था। तो जो लोग ये लैंड को ओन करते थे वो सीरिया में बैठा करते थे और वहां से वो जमीनों को बेच रहे थे, और यहूदियों ने 10 गुना, जो उस टाइम की प्राइस हुआ करती थी, 10 गुना दामों पर इन लैंड्स को खरीदा, जस्ट बिकॉज वो किसी के साथ ज्यादती नहीं करना चाहते थे। लेकिन ये इतिहास आज आपको नहीं बताया जाता, और आज भी उनके पास वो टाइटल डीड्स वैसे की वैसे ही मौजूद है। और वो सीरिया पैलेस्टीना में, सीरिया में जो ऑटोमन्स बैठा करते थे, उनके लिए लैंड किसी काम की नहीं थी, क्योंकि ये मलेरिया इन्फेक्टेड थी, दलदली थी, मरुस्थली जमीन थी, यहाँ पर उग नहीं सकता था। उन्हें पता था कि यहाँ पर जो है हम हमारे किसी काम की नहीं है, और इनफैक्ट लोग पेड़ काट देते थे, क्योंकि जो तुर्की की हुकूमत थी, ऑटोमन एम्पायर, वो पेड़ों के ऊपर भी टैक्स लगाया करता था। लेकिन ऐसी जगहों पर यहूदियों ने जो है अपनी लैंड्स खरीदना शुरू करी, और इसमें दो बड़े वेल्दी ज्यूज ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, माउंट फियोरी और दूसरे थे लॉर्ड शील्ड। उन्होंने बहुत सिग्निफिकेंट रूप से जो है कंट्रीब्यूशन किया ताकि यहाँ पर यहूदी लोग जो है लैंड खरीद सके। लेकिन हम देखते हैं कि 1882 से 1892 के बीच में फर्स्ट आलिया शुरू होती है। अभी फर्स्ट आलिया क्या है मैं आपको बता दूं कि पूरे रशिया में, पूरे यूरोप में, नॉर्दर्न यूरोप में और सेंट्रल यूरोप में जो है यहूदियों का नरसंहार शुरू हो गया था, यहूदियों को मारा जाना शुरू हो गया था दोस्तों। क्योंकि हम देखते हैं फर्स्ट सेकंड सेंचुरी के टाइम से एंटीसेमिटिज्म यानी कि गैर यहूदी वाद और यहूदियों के प्रति जो है विरोध, नफरत जो है वो पहले से चली आ रही थी, और अब जाकर वो और भी ज्यादा एक्सट्रीम रूप ले चुकी थी, क्योंकि यही सब अफवाहें कि यहूदी मांस खाते हैं, यहूदी लोगों को मार के खा जाते हैं, वगैरह वगैरह, तंत्र मंत्र करते हैं, टोना टोटका करते हैं, इसकी वजह से जो है इनको बुरी तरीके से खदेड़ा जाने लगा। तो 1882 के आसपास जो है जब ये खबर फैलने लगी कि भाई लैंड बिक रही है, तो उन लोगों ने लैंड्स खरीदना शुरू किया। तो 1882 से 1892 के बीच में फर्स्ट आलिया यानी एक्सोडस, जहां पर यहूदी यूरोप से निकलकर आना शुरू होते हैं दोस्तों। और उसके बाद शुरू होता है 1897 में फर्स्ट ज़ायनिस्ट कॉन्फ्रेंस होती है, जिसको लेते हैं थियोडोर हेजल, जिन्हें आगे चल के फादर ऑफ मॉडर्न ज़ायनिज्म के नाम से भी जाना जाता है। यहां पर दुनिया भर के ज्यूज इकट्ठा हुए और उन्होंने एक सपना देखा कि हम वापस अपनी उसी जगह पर जाएंगे जहां से हम निकाले गए थे। और 1897 के आसपास जब फर्स्ट ज़ायनिस्ट कॉन्फ्रेंस होती है, तो उसमें एक लीडर होते हैं जिनका नाम होता है खायम वाइट्समैन। वो भी इस बात को पुख्ता करते हैं कि हाँ भाई यहूदियों को वापस उनकी जगह पर जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों होता क्या है कि 1903 के आसपास रशिया के अंडर में एक जगह आती थी जिसको बोलते थे किश्नव। वहां पर 1903 में लगभग 45 से 50 यहूदियों का नरसंहार हुआ दोस्तों। और इसकी वजह से 1903 में जो खायम वाइट्समैन और थियोडोर हेजल थे, उन्होंने दोबारा एक ज़ायनिस्ट कॉन्फ्रेंस बुलाई जिसको 6th ज़ायनिस्ट कॉन्फ्रेंस कहते हैं। और इस ज़ायनिस्ट कॉन्फ्रेंस में थियोडोर हेजल ने प्रस्ताव रखा कि क्यों ना, क्योंकि सिचुएशन ऐसी विकट है, तो क्यों ना अस्थायी रूप से हम कहीं और सेटल हो जाएं। और उन्होंने कहा कि मैंने ब्रिटिशर्स से बात भी कर ली है, और पहले मैंने कहा था कि ब्रिटिश मुझे साइप्रस दे दे यहूदियों के लिए, क्योंकि वो उस टाइम पे ब्रिटेन के अंडर में आता था, कॉलोनी थी। तो उन्होंने कहा कि ब्रिटेन ने हमको साइप्रस देने से तो मना कर दिया है, लेकिन युगांडा जो जगह है वो देने के लिए तैयार है। तो थियोडोर हेजल ने 1903 से कन्वेंशन में कहा कि हमें यहूदियों को अभी इसी समय जो है वो युगांडा में विस्थापित कर देना चाहिए, जिसका धुर विरोध जो है खायम वाइट्समैन और बाकी ज़ायनिस्ट लीडर्स ने किया। उन्होंने कहा कि नहीं, हम जहां से आए थे वहीं जाएंगे दोस्तों। खैर उसके बाद दोस्तों 1914 से 1918 के बीच में पहला विश्व युद्ध शुरू होता है। 1914 में जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है, और उस समय दुनिया जो है वो दो धड़ों में बटी थी। एक तरफ थी अलाइड फोर्सेस, जहां पर थे ब्रिटेन, फ्रांस और उस टाइम पे रशिया भी था, और दोस्तों दूसरी तरफ था ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया और हंगरी वगैरह और ऑटोमन एम्पायर भी उनके साइड थे। अब दोस्तों होता यह है कि 1914 में अलाइड फोर्सेस यानी कि ब्रिटेन और फ्रांस की फौजें हार रही थी। उसका रीजन था एसीटोन। एसीटोन बेसिकली यूज होता है एक्सप्लोसिव बनाने के लिए दोस्तों। लेकिन प्रॉब्लम यह था कि ब्रिटेन
का सी रूट से जो एक्सप्लोजिव आ रहा था और फ्रांस का जो सी रूट से एक्सप्लोजिव आ रहा था, वहां पर जर्मन फोर्सेस ने ब्लॉकेट लगा दिया था और इस ब्लॉकेट की वजह से यहां तक जो ब्रिटेन फोर्सेस को बारूद बनाना था या एक्सप्लोजिव बनाने थे वो बना नहीं पा रहे थे। तो ऐसे में पता चलता है कि एक इजरायली वैज्ञानिक है या केमिस्ट है जिसका नाम है खाइम वाइट्समैन, मैनचेस्टर में, और उसने आर्टिफिशियल तरीके से यानी कि बैक्टीरिया को सड़ाकर आर्टिफिशियल एसीटोन बनाने की एक विधि इजाद करी है। तो लॉर्ड आर्थर बेल्फोर जो उस टाइम पे फॉरेन सेक्रेटरी हुआ करते थे और डेविड लॉयड जॉर्ज जो उस समय के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने जो है बोला कि भाई इसको बुलाया जाए और उनसे बात शुरू करी और उन्होंने अपनी विधि दी आर्टिफिशियल तरीके से एसीटोन का नाम कैसे बनाया जाए। और आगे चलकर हम देखते हैं 1914 के बाद से फिर खेल पलटना शुरू हो गया, क्योंकि इसी एसीटोन बनने की वजह से जो एलाइड फोर्सेस थी दोस्तों वो जीतना शुरू हो गई थी, जो पहले वो हार रही थी। खैर ये एक वो जरिया होता है, इतिहास का सबसे डिसाइसिव मोमेंट होता है, क्योंकि ये वही कारण था जिसकी वजह से इजरायली रिप्रेजेंटेटिव कोई पहली बार कोई इजरायली व्यक्ति जो है वो ब्रिटिश हुकूमत की, बरतानिया हुकूमत के इतने करीब जा पाया। ये बिल्कुल वैसी सिचुएशन थी जब एस्तर की किताब में हम पढ़ते हैं कि मुर्दका एस्तर से कहता है कि परमेश्वर ने तुझे इस मोमेंट के लिए खड़ा किया है, अगर तू चुप रहेगी तो परमेश्वर किसी और ओर से इजराइल का उद्धार उठाएगा, लेकिन तू और तेरा घराना नाश हो। तो दोस्तों खाइम वाइट्समैन को इस पर्टिकुलर उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने उठाया और खाइम वाइट्समैन ने जब अपनी इन सब बातों के साथ अपने यहूदी कौम की दुखों को रखा कि 2000 साल में उनके साथ में क्या हो रहा है, 2000 साल से उनके साथ कितनी परेशानियों का सामना उनको करना पड़ रहा है, इन सारी बातों को जो है वो खाइम वाइट्समैन ने रखा। तब 1917 के आसपास दोस्तों लॉर्ड आर्थर बेल्फोर ने एक प्रॉमिस किया लॉर्ड रॉथशील्ड को एक पत्र लिखकर कि ये जो लैंड है पैलेस्टाइन, ये हम आपको यहाँ पर एक जूइश होम बनाकर देंगे। दोस्तों उसके पीछे की पृष्ठभूमि आपको मैं बता दूं, 1916 के आसपास लगभग ये तय हो गया था कि ब्रिटेन और फ्रांस जो है यानी अलाइड फोर्सेस जो है वो इस युद्ध को जीत रहे हैं। तो उन्होंने सीक्रेटली एक मीटिंग करी और डिसाइड किया कि कौन जीतने के बाद क्या लेगा, कौन जीतने के बाद कौन सी टेरिटरी पर राज करेगा। तो यहां पर इन लोगों ने 1916 में एक सर्वे कराया जिसको बोलते हैं साइक्स पिकॉट एग्रीमेंट, जहां पर एक ब्रिटिश अधिकारी मार्क साइक्स और एक फ्रेंच अधिकारी जॉर्ज पिकॉट ने एक सर्वे किया और एक सर्वे करने के बाद 1916 में अपनी रिपोर्ट दी और उसके आधार पर ब्रिटेन और फ्रांस ने सीक्रेटली डिसाइड कर लिया कि सीरिया और लेबनान जो है वो फ्रांस के अंडर में जाएगा वर्ल्ड वॉर 1 के बाद में, और इराक और उस टाइम का पैलेस्टाइन यानी लैंड वेस्ट ऑफ जॉर्डन, लैंड ईस्ट ऑफ जॉर्डन, वो जाएगा बरतानिया हुकूमत यानी कि ब्रिटेन सरकार के अंडर में। और ये सीक्रेटली आपस में डिसाइड कर लिया। और लॉर्ड आर्थर बेल्फोर ने 1917 में इसीलिए कहा था कि पैलेस्टाइन में हम यहूदियों को जो है एक जूइश होम देंगे। लेकिन दोस्तों होता क्या है कि 1919 तक इनकी जो है नियत फिरने लगती है। तो उस टाइम के जो प्रेसिडेंट होते हैं अमेरिका के, जिनका नाम होता है वुड्रो विल्सन, वो इस बात को कहते हैं कि भाई अगर आपको वर्ल्ड वॉर 1 के बाद दुनिया की नींव रखनी है तो उसमें कॉलोनियलिज्म यानी कि विस्तारवाद की नीति नहीं चलेगी, यानी कि जो भी देश आजाद होंगे उन्हें खुद अधिकार मिलना चाहिए कि वो राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन के तहत अपनी सरकार खुद चुन सकें। यानी उन्हें राजा चाहिए तो उन्हें राजा दिया जाए, यदि उन्हें डेमोक्रेसी चाहिए तो उन्हें डेमोक्रेसी दी जाए, यदि उन्हें गणतंत्र चाहिए तो उन्हें गणतंत्र दिया जाए। लेकिन वहां के लोग खुद डिसाइड करेंगे कि उन्हें क्या चाहिए, वो आप और मैं डिसाइड नहीं करेंगे। तो इसकी वजह से जो है ब्रिटेन और फ्रांस थोड़े प्रेशर में आए और उन्होंने मैंडेट सिस्टम लाया कि भाई जब तक, क्योंकि ये जो लोग हैं अभी अचानक से अपने आप पे रूल नहीं कर सकते, तो हम इनको इस काबिल बनाते हैं कि ये कुछ समय तक जब इस योग्य हो जाएंगे कि अपनी सरकार खुद चला सके या अपना शासन खुद चला सके, उसके बाद ही जो है हम इनको इनके हाथ में इनकी हुकूमत दे देंगे। दोस्तों तो यहां पर ये डिसाइड होता है कि मैंडेट सिस्टम होता है। तो सीरिया और लेबनान जो है वो फ्रेंच मैंडेट में जाता है, फ्रांस के मैंडेट में जाता है, और इराक जो उस समय का मेसोपोटामिया हुआ करता था, इराक और पैलेस्टाइन जो है वो जाता है ब्रिटिश सरकार के अंडर में। अब दोस्तों उस टाइम पे देयर वाज नथिंग लाइक अरब नेशनलिज्म अगेंस्ट ज़ायनिज्म। दोस्तों उस टाइम पे अगर जो अरब नेशनलिज्म था दोस्तों, तो वो आज का जैसे पूरा इजराइल के अगेंस्ट खड़ा हुआ, तो उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं हुआ करता था। उस टाइम पे अरब नेशनलिज्म का सिर्फ एक मतलब होता था दोस्तों, और वो मतलब होता था कि ऑटोमन यानी कि ऑटोमन तुर्की यानी कि ऑटोमन सल्तनत जो है उससे हमें नजात मिले। तो उस टाइम के जो लीडर्स हुआ करते थे, आपने एक मूवी आई होगी वो देखा होगा लॉरेंस ऑफ अरेबिया, और ये एक बेसिकली हिस्टोरिकल फैक्ट पे बनी थी, जहां पर टी.ई. लॉरेंस एक ब्रिटिश ऑफिसर जो है वो जाता है, अरब के लोगों को इकट्ठा करता है और उन्हें कन्विंस करता है कि ऑटोमन हुकूमत के वो खिलाफ हो जाए और वो ब्रिटिश सरकार का साथ दे। दोस्तों तो यहां पर हम इस चीज को देखते हैं कि 1916 के आसपास जो अरब के लोग होते हैं, अरब इंडिपेंडेंट जो लीडर्स होते हैं, वो ब्रिटिश सरकार की तरफ आना शुरू हो जाते हैं। तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि खाइम वाइट्समैन जो ज़ायनिस्ट लीडर होते हैं और जो अरब लीडर्स होते हैं, वो दोनों एक दूसरे के कॉजेस को
सपोर्ट करते हैं। ख़ायम वाइसमैन अरब नेशनलिज्म को सपोर्ट करते हैं। जब मैं अरब नेशनलिज्म की बात कर रहा हूं तो बेसिकली इस बात की बात कर रहा हूं कि ख़ायम वाइसमैन इस बात का सपोर्ट करते हैं कि हाँ भाई, अरब्स के जो लीडर्स हैं उनको इंडिपेंडेंट स्टेट्स, इंडिपेंडेंट कंट्रीज मिलनी चाहिए। और इन रिवर्स उस टाइम पे जो अरब लीडर हुआ करते थे उसमें बेसिकली मेन थे अमीर फैसल, जो शरीफ हुसैन ऑफ मक्का के बेटे हुआ करते थे। तो उन्होंने इस चीज़ को सपोर्ट किया कि भाई क्योंकि हमें भी इजरायली सपोर्ट कर रहे हैं, यहूदी सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम भी जो है वो इजरायलियों को सपोर्ट करेंगे। और उन्होंने भी पैलेस्टाइन में यहूदियों के लिए घर बनाने की बात का समर्थन किया। लेटर एक्सचेंज होते थे उस टाइम पे ज़ायनिस्ट लीडर्स में और अरब लीडर्स में। दोस्तों, ये सारी चीज़ें होती। तो उसके बाद जब विश्व युद्ध खत्म हुआ, पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ, तो 1919 में एक पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है पेरिस में, और जहां पर जितनी अलाइड पावर्स होती हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, और वो अरब लीडर्स और ज़ायनिस्ट लीडर्स को इकट्ठा करते हैं और वो कहते हैं कि भाई बताइए कि आपको किसको क्या टेरिटरी चाहिए, उस हिसाब से जो है हम सबको देते हैं। तो सबसे पहले जो है, क्योंकि बातें इजराइल में और इजरायली लीडर्स में और अरब के लीडर्स में ऑलरेडी हो चुकी थी, तो सबसे पहले अपना दावा पेश करने आते हैं अमीर फैसल। और अमीर फैसल जो टेरिटरी चुनते हैं अपने लिए, वो बेसिकली ये सीरिया की होती है, क्योंकि वो सीरिया पे रूल करना चाहते हैं और दमास्कस अपना कैपिटल बनाना चाहते हैं। तो बेसिकली वो इस टेरिटरी को लेना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, होता ये है कि उसके कुछ समय बाद जो है, और पैलेस्टाइन पे अपना दावा भी नहीं रखते, और उसके कुछ समय बाद जो है 2 या 3 हफ्ते बाद जो है वो ख़ायम वाइसमैन और बाकी इजरायली लीडर्स आते हैं और अपना दावा पेश करते हैं। और जो जमीन वो अपने लिए मांगते हैं वो आज का मॉडर्न डे पैलेस्टाइन, यानी कि लैंड ईस्ट ऑफ जॉर्डन रिवर, लैंड वेस्ट ऑफ जॉर्डन रिवर, यानी कि जिसपे आज जॉर्डन बना हुआ है देश, वो लैंड, और लैंड ईस्ट ऑफ जॉर्डन जो अभी आज जिसमें 2 स्टेट नेशन थ्योरी चल रही है, जहां पर पैलेस्टाइन और गाजा वगैरह, पैलेस्टाइन, गाजा और इजराइल वगैरह रहते हैं, ये पूरी लैंड जो है इजराइल को मिलनी थी। और ये 1917 के लेटर में लॉर्ड रॉथशील्ड ने प्रॉमिस भी किया था कि यहीं पर यहूदियों के लिए एक ज्यूइश होम होगा। तो यहीं से दोस्तों अब फसाद की जड़ जो है वो होना शुरू होती है। अब दोस्तों, हम ये देखते हैं कि दोबारा 1920 के आसपास जो है फिर एक कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है, और इस कॉन्फ्रेंस के बारे में हम इसके अगले भाग में आपको बताएंगे, क्योंकि यहीं से दोस्तों लड़ाई और झगड़े और फसाद की जड़ होती है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, जैसे आप इस पार्ट में बने रहे, अगले पार्ट में भी जरूर बने रहे, क्योंकि आपको मैं ये बताने की कोशिश करूंगा कि एक्चुअली में अब तक जब सारी चीजें सही चल रही थी, लेकिन लड़ाई झगड़ा और फसाद शुरू होना कहां से शुरू हुआ। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगले पार्ट को जरूर से देखें। प्रेज द लॉर्ड।